कमल की शुद्धता इस तथ्य में निहित नहीं है कि वो कीचड़ से ऊपर खिलता है, अपितु सत्य में है कि उसने कीचड़ को स्वीकार करते हुए भी उसके बंधन में रुक जाना स्वीकार नहीं किया। उसकी पवित्रता ऊंचाई में नहीं बल्कि कीचड़ के ऊपर उठने के सतत प्रयत्न में प्रकट होती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आमंत्रित। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का किया भूमि पूजन। 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा के समय को करेगा कम, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी होगी मजबूत। प्रधानमंत्री ने सिंगूर में 830 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार पूर्वी भारत के समग्र विकास के लिए लगातार कर रही है प्रयास। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे डॉक्टर सी पालनीवेलु की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का विमोचन। डॉक्टर पालनीवेलु के प्रेरणादायी जीवन पर डालेंगे प्रकाश। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभाओं व विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आज से लखनऊ में हो रहा है शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विषयों पर होगा विचार विमर्श। दावोस में WEF शिखर सम्मेलन, दमदार मौजूदगी के लिए भारत तैयार। सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की मजबूत भूमिका रखेगा दुनिया के सामने। संघर्षरत गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए जा रहे गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए एट पोथर्स का आमंत्रण साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो गाजा में स्थायी शांति लाएगा। बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्ति करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र में लिखा, हमारा प्रयास एक विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाएगा जो स्थायी शांति बनाने की महान जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। एक सम्मान जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार हैं। हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सम्मानित विश्व के नेता हैं। बोर्ड ऑफ पीस में कूटनीति, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति में अनुभव रखने वाले नेता शामिल हैं और भारत, तुर्की, मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 60 देशों के प्रमुखों को इसमें शामिल होने का आमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के कालियाबोर नुमालीगढ़ खंड का 4 लेन निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं और वो इसके लिए अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता दी है।
रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने का काम एक साथ शुरू किया गया है। भाजपा सरकार ने रेल बजट को बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूरी की रही। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक यहां के लोगों के महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम भाजपा ने किया। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। साथियों, इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। नई रेल लाइनें बिछाने से, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेलवे की क्षमता बढ़ी है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आज कलियाबोर से जिन 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे भी असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी को कलकत्ता से जोड़ेगी। यह आधुनिक स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी। इसके साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी, छात्र शिक्षा के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और असम के लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना सरल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो सरकारें विकास रोकती हैं और कल्याणकारी योजनाओं में रुकावट डालती हैं, उन्हें पूरे देश में वोटर नकार रहे हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया, जहां लोगों ने ऐसी सरकार को वोट देकर हटा दिया जिसने आयुष्मान भारत योजना को लागू होने से रोक दिया था, और जब एक सहयोगी सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलनी शुरू हो गई। देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं,
गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है। देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में युवा दोस्तों से मुलाकात की। पीएम से मिलकर युवाओं का उत्साह देखने लायक था। आप भी देखिए। आपके लिए कविता लिखोगे? कविता लिखो। हाँ सर। बोल दो। India's air gives life its song. India's water pure and strong. India's soil is sacred ground where gods have worked, where strength is found. Rising India stands upright, holding high courageous tricolor bright. It builds its dreams with steady hands. आपने बंगाल के बाहर क्या क्या देखा है? बाराणसी सब देखे हैं आप? दिल्ली लखनऊ गए। दिल्ली लखनऊ। आप एक प्रधानमंत्री है तो आप पूरे भारत और इसके बाहर के कई देश घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम सबको किस दिशा में बढ़ना चाहिए? हमारे देश के जो स्थान है ना, जब मौका मिले उसको देखना चाहिए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहिए। ये ट्रेन कैसी लगी? बहुत अच्छे है, एकदम अच्छा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में जो सागर आंझे, कर हिमालय शीश धरे। इतिहास के हर एक पन्ने में लिखी बातें सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वो विश्व का सरताज है। नभ से निहारे सपनों को धरती पर कर्म की छाया है, जिसने बदली भारत की तस्वीर, वो नाम नरेंद्र मोदी कहलाता है। इस संसद की दहरी पर जिन्होंने कल शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहाँ कोई दीप जलाया था।
सपनों को पंख दिए मोदी जी का संकल्प महान, मालदा पहुंची वंदे भारत, प्रगति की तेज पहचान। जय भारत। बहुत बढ़िया। घर जाके क्या बताओगे? सर उन्होंने तो हमें ट्रेन में भेजा था, लेकिन हम तो फ्लाइट जैसा सफर कर दिया। शाबाश। आपके राष्ट्रीय जीवन और देश के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा आपको कौन से इंसान? हो देखिए, वंदे मातरम सुनते ही प्रेरणा मिल जाती है। ऋषि बंकुम बहादुर को याद करते ही, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं तो देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिल जाती है। We know that you're even a workaholic person. So what gives you an inspiration to work for so long? Because we as a student we used to study for 2 or 3 hours and we feel bored or exhausted. घर में देखा है माँ कितना घंटे काम करती है? Yes, but करती कि नहीं करती है? Yes, sir. आपने किसान को देखा कितने घंटे काम करता है? Yes, sir. मजदूर को देखा कितने घंटे काम करता Yes, है? sir. तो देश में सब लोग काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके उनसे ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंस्पिरेशन बस वही मेरी प्रेरणा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज प्रख्यात चिकित्सक और वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर सी पालनीवेलु की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का विमोचन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक गरिमामय समारोह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा जगत, राजनीति और समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रहने वाली है। डॉक्टर सी पालनीवेलु की ये आत्मकथा उनके जीवन के संघर्ष, उपलब्धियों और चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। पुस्तक में उनके व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ एक सर्जन, शिक्षक और जनसेवक के रूप में उनकी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर पालनीवेलु के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रेरणादायी जीवन से युवाओं को सीख लेने का संदेश भी देंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। छियासीवां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आज से 23 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मेजबानी में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज विधान भवन लखनऊ में उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में देश भर से आ रहे पीठासीन अधिकारी, सचिव एवं गणमान्य प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन तथा समसामयिक विधायी विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन शाम को विधानसभा की भीति और गुंबद पर यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से यूपी के पश्चिम से पूरब तक के जिलों व शहरों के विवरण की लाइट साउंड से आकर्षण प्रस्तुति दी जाएगी। अगले दिन यानी 20 जनवरी को पूर्ण सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रस्तावित है। 21 जनवरी को समापन सत्र में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रेरक संबोधन होंगे। सम्मेलन के दौरान विधायी परंपराओं, संसदीय नवाचारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित किया जाएगा। ये सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, राज्यों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान तथा विधायी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होंगे। दावोस में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच के 56वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें सरकार, व्यापार जगत, शिक्षा जगत, बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज और श्रमिक संघों से जुड़े हुए 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 वैश्विक नेता
सम्मिलित होने वाले हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और निवेश के नए अवसरों पर केंद्रित चर्चाओं के बीच भारत स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मंच से भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सुधारोन्मुख नीतियों और भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से वैश्विक समुदाय के सामने रखेगा। WEF की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को कई वरिष्ठ भारतीय नेता दावोस पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। ये नेता विभिन्न सत्रों और बैठकों के माध्यम से निवेश, बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, तकनीक और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित की जा रही है। इस साल के सम्मेलन में 130 देशों से 3000 से अधिक वैश्विक नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 1700 से ज़्यादा बिजनेस लीडर्स भाग लेंगे, जिनमें से करीब आधे CEO या चेयरपर्सन स्तर के अधिकारी होंगे। दावोस का ये मंच भारत के लिए न केवल वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर है, बल्कि सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका को और मजबूत करने का भी अहम अवसर प्रदान करता है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद की ये तीसरी और पिछले एक दशक में भारत की 5वीं आधिकारिक यात्रा होगी। भारत और UAE एक दूसरे के प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार हैं। इन्हें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि का समर्थन प्राप्त है। इस साझेदारी में दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था भी शामिल है। उम्मीद है कि ये यात्रा दोनों नेताओं को भारत UAE की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। असम के गुवाहाटी में सरुसजाई स्टेडियम में रुम्बा 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक बोडो कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पारंपरिक बागु रुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजन का समापन एक अद्भुत लेजर शो के माध्यम से हुआ, जिसने स्टेडियम और आसमान को रोशन कर दिया। शानदार लाइट्स, चमकीले रंग और सिंक्रोनाइज्ड विजुअल्स ने बोडो संस्कृति और असम की विरासत को पहले कभी न देखी गई जीवंतता से पेश किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़ी कुछ खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद TV के साथ। नमस्कार।